Hello everyone, how are you all? I welcome you all back to your history class. We were doing chapter number 7 of your history book, An Empirical City, विजयनगर, जिसमें हम पढ़ रहे थे विजयनगर सिटी के बारे में, जो कि 14th to 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करती थी। इसी चैप्टर का आज हम पार्ट 3 कंटिन्यू करने वाले हैं। इन केस आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो अभी जाके चेकआउट कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न करो क्लास 11 and 12. Okay, so without any further delay, let's get started. Our first topic for today is the Royal Center. आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे the Royal Center के बारे में कि Royal Center क्या था और उसको ऐसा क्यों बोलते थे। The Royal Center was located in the southwestern पार्ट ऑफ द सेटलमेंट, यानी कि साउथ वेस्टर्न पार्ट में ये एग्जिस्ट करता था। डेजिग्नेटेड एज रॉयल सेंटर, अब ये जो इसे नेम दिया गया था द रॉयल सेंटर, इसमें क्या थे, इट इंक्लूडेड ओवर 60 टेम्पल्स रॉयल सेंटर के अंडर आते थे। Clearly, the patronage of temples and cults was important for rulers. अब ये जो temples का जो survival था, ये rulers के लिए बहुत ज़्यादा important था। इन temples को erect करना बहुत ज़्यादा important होता था rulers के लिए, who were trying to establish and legitimize their authority through association with divinities. हमने पहले भी ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि उस टाइम पे जो रूलर्स होते थे और किंग्स होते थे, अगर उनको कॉमन पीपल की नजरों में रिस्पेक्ट चाहिए होती थी तो वो अपने आप को एसोसिएट करने लगते थे, किससे, वेरियस डाइटीज से या वेरियस डिविनिटीज से। तो यही चीज एग्जिस्ट करती थी, वो अपने आप को एसोसिएट करने लगते थे अलग अलग देवी देवताओं से, ताकि जो कॉमन पीपल हैं उनकी नजरों में उनकी जो राजा हैं उनकी इज्जत और ज्यादा बढ़ जाए। तो ये क्या करते थे, अपने आप को लेजिटिमाइज मतलब अपने आप को एसोसिएट कराने के लिए किसी डिविनिटी से, तो ये क्या करते थे, देयर अथॉरिटी थ्रू एसोसिएशन विद डिविनिटीज हाउस्ड इन द श्राइन। हाउस्ड इन द श्राइन मतलब ऐसे देवी देवता जिनको मंदिरों में रखा जाता था, उनके लिए बड़े बड़े मंदिर ये लोग बनाने लगते थे। About 30 building complexes have been identified as palaces. अब यहाँ पे 13 building complexes बने हुए हैं जिनको पैलेस के तौर पे आइडेंटिफाई किया है हमारे हिस्टोरियंस ने। These are relatively large structures. अब ये साइज में कैसे हैं, काफी लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं ये, that do not seem to have been associated with ritual functions, यानी कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि इनमें कोई रिचुअल एक्टिविटी परफॉर्म होती होगी। One difference between these structures and temples is that the latter were constructed entirely on masonry, यानी कि एक जो बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर इसमें ये है कि ये मेसनरी के ऊपर बने थे। मेसनरी मतलब ब्रिक्स की लेयर्स के ऊपर बनाए हुए थे, बहुत सारी ईंटें थी, ईंटों की बहुत सारी लेयर्स के ऊपर इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता था। while the superstructure of this secular building was made of perishable material, यानी कि जो मेन स्ट्रक्चर होता था बिल्डिंग का उसको कैसे बनाते थे, पेरिशेबल मटेरियल के थ्रू उसको बनाया जाता था। पेरिशेबल मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो विद टाइम डिमिनिश होने लगता था। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे द महानवमी डिब्बा। अब ये महानवमी डिब्बा क्या था। Some of the most distinctive structures in the area have been assigned names names based on the form of buildings as well as their functions, यानी कि उस टाइम पे ज्यादातर जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे उनको किस बेसिस पे नेम दिया गया था कि उनका जो डिजाइन था या जो उनकी बिल्डिंग थी वो किस तरीके की थी। द किंग्स पैलेस इज द लार्जेस्ट टू द एंक्लोजर्स बट हैज नॉट यील्डेड डेफिनेटिव एविडेंस, यानी कि जो किंग का पैलेस था वो उस टाइम पे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होता था, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि उसको रॉयल रेजिडेंस मानते होंगे या नहीं। इट हैज टू ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म्स। अब ये जो क्या कहते हैं, जो किंग का पैलेस है इसमें क्या थे, दो बहुत ही इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म बने हुए थे, यूजुअली कॉल्ड द ऑडियंस हॉल, जिसको क्या कहा जाता था, ऑडियंस हॉल कहा जाता था, या फिर उसको क्या बोलते थे, महानवमी डिब्बा। द एंटायर कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल्स, यानी कि जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसके आसपास क्या है, बड़ी बड़ी डबल वॉल्स हैं, विद अ स्ट्रीट रनिंग बिटवीन देम। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि उस टाइम पे डबल वॉल्स को वो कंस्ट्रक्ट करते थे और उनके बीच में से स्ट्रीट्स जाती थी।
द ऑडियंस हॉल इज अ हाई प्लेटफॉर्म। अब जो ऑडियंस हॉल होता था उसमें एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता था विद स्लॉट्स फॉर वुडन पिलर्स, और उसमें क्या होते थे, स्लॉट्स होते थे वुडन पिलर्स के लिए एट क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल्स। इट हैड अ स्टेयरकेस यानी कि वहां पे सीढ़ियां भी होती थी, गोइंग अप टू द सेकंड फ्लोर, जिससे आप सेकंड फ्लोर पे जा सकते थे, विच रेस्टेड ऑन दीज पिलर्स। जो वो सीढ़ियां किस पे खड़ी हुई थी, पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई थी। मूविंग फॉरवर्ड, द पिलर्स बीइंग क्लोजली स्पेस्ड, यानी कि पिलर्स के बीच में इक्वल स्पेसिंग थी, would have left little free space and thus it is clear that the hall was what the hall was used for। यानी कि हम ये आइडिया से पता लगा पाए हैं हमारे हिस्टोरियंस की उस हॉल को किसी पब्लिक गैदरिंग के लिए यूज किया जाता होगा। लोकेटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द सिटी। अब ये जो महानवमी डिब्बा था या फिर ये जिसको हम हॉल भी कह रहे हैं, ये कहाँ लोकेटेड था, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सिटी पे लोकेटेड था। इज अ मैसिव प्लेटफॉर्म, ये क्या है, बहुत बड़ा ह्यूज प्लेटफॉर्म है ये, राइजिंग फ्रॉम अ बेस ऑफ अबाउट 1100 स्क्वायर फीट टू अ हाइट ऑफ 40 फीट। इसकी हाइट कितनी है, 40 फीट इसकी हाइट है। देयर इज एविडेंस दैट इज सपोर्टेड अ वुडन स्ट्रक्चर, यानी कि एक एविडेंस ऐसा भी है कि ये एक वुडन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता था। द बेस ऑफ द प्लेटफॉर्म इज कवर्ड विद रिलीफ कार्विंग्स, यानी कि इसका जो बेस है, यानी कि जो पूरा प्लेटफॉर्म है, उसमें बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग्स, ड्राइंग्स की गई हैं। रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर प्रोबब्ली coincided with the महानवमी, literally the great ninth day। अब महानवमी का लिटरल मीनिंग क्या है कि जो 9th डे आता है, जब नवरात्रि चलते हैं उसमें जो 9th डे होता है उसको महानवमी कहा जाता है। And the 10th day Hindu festival during the autumn months of September and October known variously as दशहरा। और 10th डे को हम क्या बोलते हैं, दशहरा बोलते हैं। तो उस टाइम पे ये सारी जो जितने भी फेस्टिवल्स थे उनको कंडक्ट करने के लिए यूज होता था। इनके अलावा जैसे कि दुर्गा पूजा हो गई या फिर नवरात्रि और महानवमी, ये सब नेम्स भी किसको दिए जाते हैं, 10th डे ऑफ नवरात्रि को दिए जाते हैं, जैसे कि दशहरा, दुर्गा पूजा या फिर महानवमी, कहाँ पे, इन पेनिनसुलर इंडिया। The Vijayanagar kings displayed their prestige, power and suzerainty on this occasion। यानी कि इस occasion पे जब भी महानवमी डिब्बा में कोई फंक्शन होता था तो उस टाइम पे किंग्स को क्या मिल जाता था, एक विजयनगर के किंग्स को एक मौका मिल जाता था अपनी प्रेस्टीज को डिस्प्ले करने का, अपनी पावर को डिस्प्ले करने का, उसके अलावा अपनी सुजरेनिटी मीन्स अपनी डोमिनेंस को डिस्प्ले करने का इस ओकेजन पे। द सेरेमनीज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन इंक्लूडेड वर्शिप ऑफ द इमेज। इसमें जो सेरेमनीज होती थी, जो रिचुअल्स होते थे, जो महानवमी डिब्बा में किसी भी ओकेजन पे कंडक्ट किए जाते थे, वो क्या होते थे, जैसे कि वर्शिप करना इमेज की, वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स, क्योंकि उस टाइम पे हॉर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था, एंड द सैक्रिफाइस ऑफ बफलोज एंड अदर एनिमल्स। और सैक्रिफाइसेस, वेरियस एनिमल सैक्रिफाइसेस भी वो लोग परफॉर्म करते थे। डांसर्स, रेसलिंग मैचेस एंड प्रोसेशंस ऑफ द कैप्रेनाइज्ड हॉर्सेस। अब कैप्रेनाइज्ड हॉर्सेस क्या थे, यानी कि डेकोरेटिव हॉर्सेस को पोजेस किया जाता था, उनके पोजेशंस निकाले जाते थे, उसमें एलिफेंट्स होते थे, चैरियट्स होते थे, सोल्जर्स होते थे, डांसर्स होते थे, रेसलर्स होते थे, एज वेल एज रिचुअल प्रेजेंटेशंस बिफोर द किंग। और ये सब किंग के सामने प्रेजेंट की जाती थी और उनके गेस्ट के सामने प्रेजेंट की जाती थी बाय द चीफ नायकास एंड द सबऑर्डिनेट किंग्स मार्क द ओकेजन। और ये प्रेजेंट कौन करता था, जो सबऑर्डिनेट किंग्स होते थे वो लोग, किसके लिए, सुपीरियर किंग्स के लिए, ताकि उनको वो इम्प्रेस कर सके। These ceremonies were imbued with deep symbolic meanings। यानी कि जितनी भी सेरेमनीज होती थी इनका एक कुछ हिडन मीनिंग होता था, सिंबॉलिक मीनिंग होता था, कुछ ना कुछ ये जो सेरेमनीज होती थी वो सिग्निफाई करती थी। ऑन द लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल द किंग इंस्पेक्टेड हिज आर्मी एंड द आर्मीज ऑफ नायकास। यानी कि जो लास्ट डे होता था इस फेस्टिवल का, उसमें किंग क्या करता था, आर्मी को एक तरीके से लुक आफ्टर करता था, इंस्पेक्ट करता था जो आर्मी होती थी नायकास की, इन अ ग्रैंड सेरेमनी इन एन ओपन फील्ड, एक ओपन फील्ड के अंदर। ऑन दिस ओकेजन द नायकास ब्रॉट रिच गिफ्ट्स। यानी कि इस ओकेजन पे जो नायकास होते थे वो किंग के लिए क्या लेके आते थे, रिच गिफ्ट्स लेके आते थे और उसको ट्रिब्यूट पे करते थे। मूविंग फॉरवर्ड, अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर। अब इसके अलावा और कौन कौन सी बिल्डिंग्स एग्जिस्ट करती थी उस रॉयल सेंटर के अंदर।
वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर इज द लोटस महल। इसके अलावा और क्या एग्जिस्ट करता था? लोटस महल, सो नेम्ड बाय ब्रिटिश ट्रैवलर्स। ये जो लोटस महल नेम था ये किसने दिया था? ब्रिटिश ट्रैवलर्स ने ये नेम दिया था 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में। वेल द नेम इज सर्टेनली रोमांटिक। अब ये लोटस महल नेम सर्टेनली श्योरली काफी रोमांटिक ये नेम साउंड करता है। हिस्टोरियंस आर नॉट क्वाइट श्योर व्हाट द बिल्डिंग वाज यूज्ड फॉर, लेकिन हमारे हिस्टोरियंस इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि क्लियरली एग्जैक्टली ये बिल्डिंग किस लिए यूज होती थी। ये जो लोटस महल था किस पर्पस के लिए उस टाइम पे ये लोग यूज करते थे। वन सजेशन फाउंड इन अ मैप ड्रॉन बाय मैकेंजी इज दैट इट मे हैव बीन अ काउंसिल चैम्बर। अब एक ट्रैवलर थे मैकेंजी, उन्होंने क्या लिखा था अपने अकाउंट में कि हो सकता है ये किस लिए यूज की जाती हो? एज अ काउंसिल चैम्बर यूज की जाती हो। काउंसिल चैम्बर मतलब अ प्लेस वेयर द किंग मेट हिज एडवाइजर्स, जहां पे किंग अपने एडवाइजर्स से मिलके कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन को कंडक्ट करते होंगे। while most temples were located in the sacred center, यानी कि ज्यादातर जितने भी टेम्पल्स थे वो इस सेक्रेट सेंटर में ही लोकेटेड थे। there were several in the royal center as well, ज्यादातर टेम्पल्स रॉयल सेंटर में भी, इस रॉयल सेंटर में भी एग्जिस्ट करते थे। वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टाकुलर ऑफ दीज वन नोन एज द हजरा रामा टेम्पल। इसमें से बहुत ही स्पेक्टाकुलर टेम्पल है, बहुत ही ज्यादा यूनिक एक टेम्पल है जिसका क्या नेम है? हजरा रामा टेम्पल। दिस वाज प्रोबब्ली मेंट टू बी यूज्ड ओनली बाय किंग्स एंड हिज फैमिली। और ऐसा माना जाता है कि जो हजरा रामा टेम्पल है उसको सिर्फ किंग और उसके फैमिली मेंबर्स ही यूज कर सकते थे। द इमेजेस इन द सेंट्रल श्राइन आर मिसिंग, यानी कि जो सेंट्रल श्राइन यानी कि जो मेन जो क्या कहते हैं श्राइन था, मंदिर था, उसमें जो इमेजेस हैं वो थोड़ी बहुत मिसिंग है। हाउएवर स्कल्प्टेड पैनल्स ऑन द वॉल सर्वाइव, लेकिन जो स्कल्पचर्स बने हुए थे, जो वॉल्स पे जो स्क्रिबलिंग्स थी, जो ड्राइंग्स बनी हुई थी, स्कल्प्ट आउट की गई थी, वो अभी भी सर्वाइव कर रही हैं। दीज इंक्लूड सीन्स फ्रॉम द रामायण। उन पे क्या बना हुआ है? जैसे रामायण के कुछ सीन्स sculpted on the inner walls of the shrine, जो कि श्राइन यानी कि जो होली प्लेस थी उसके इनर वॉल्स में अभी भी sculpted हैं। While many of these structures at Vijayanagar were destroyed when the city was sacked, यानी कि जब सिटी बिल्कुल ही ruins में आ गई थी, हमने ये चीज पढ़ी थी कि विजयनगर इवेंचुअली ruins में आ गई थी, तो ज्यादातर क्या हुआ? ज्यादातर स्ट्रक्चर्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। ट्रेडिशंस ऑफ बिल्डिंग पैलेशियल स्ट्रक्चर्स वर कंटिन्यूड बाय दी नायकास, लेकिन जो बिल्डिंग को जिस तरीके से बिल्डिंग बनाई जाती थी उस टाइप का स्ट्रक्चर्स नायकास ने कैरी फॉरवर्ड करके रखा। मेनी ऑफ दीज बिल्डिंग्स हैव सर्वाइव्ड, और नायकास ने जो बिल्डिंग्स बनाई थी उनमें से काफी ज्यादा बिल्डिंग्स सर्वाइव भी करी हैं। And with this we come to an end of our today's session. I hope आपने आज हमारा आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको हिस्ट्री के आंसर्स कैसे लिखने हैं, आंसर्स को कैसे लेंथ देनी है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लेंथ दिया, कितना शॉर्ट आंसर लिख के आना है, इस तरीके के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म पर। उसी के साथ साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को सेल्फ एनालाइज करना चाहते हैं तो हम आपको देते हैं लाइव टेस्ट, क्विजेस और असाइनमेंट्स, जिनके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ या मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था एन एम्पेरिकल कैपिटल विजयनगर यहीं पे खत्म होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे the sacred center के बारे में। and now I shall see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.